हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माइंड मैप सीरीज। और माइंड मैप सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव मोशन के चैप्टर को देखने वाले हैं। तो एजेंडा क्या रहेगा सर? एजेंडा ये रहेगा कि विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम में इस चैप्टर से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सबको बारी बारी से कवर करना है और इस तरह से कवर करना है कि याद हो जाए। अब सर याद कैसे हो पाएगा? याद इस तरह से होगा कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्लाइड मैं खोल के दिखाता हूं, तो आपको क्या करना है, एक तरह से इस स्लाइड को दिमाग में फीड करना है, पिक्चर खींच लेना है इस स्लाइड की। किस तरह से पिक्चर खींचना है कि आपको याद होना चाहिए, ओके ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर वेलोसिटी की बात हुई थी, एक्सेलरेशन की बात हुई थी, फिर बीच में ट्रैवलिंग वेव वगैरह की बात हुई थी, उसके बाद इधर एनर्जी ऑन द वेव वगैरह की बात थी। तो भाई इसका पूरा पिक्चर आपको होना चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े, एग्जाम में आप बैठे हो, आपको कोई भी फॉर्मूला की जरूरत पड़े, किसी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े, तो तुरंत आप रिट्रीव कर पाए। ठीक है, तो एजेंडा समझ में आ गया। क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इस पे देख लेते हैं एक बार। हम लोग ट्रैवलिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पे पहले बात करेंगे, फिर साउंड वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, उसके बाद बीच में इंटरफेरेंस वगैरह भी होगा, उन सब चीजों पे भी बात करेंगे। इन शॉर्ट पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की जाएगी, कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो अगर वेव्स की बात करें सबसे पहले, तो वेव होता क्या है सर? Waves is a periodic disturbance in which energy is transferred from one part to another while matter is not, जो कि इसका बेसिक डेफिनेशन है। तो भैया एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। कैसा डिस्टर्बेंस है? जिसमें कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन मैटर ट्रैवल नहीं करता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं दूं, क्लासिक एग्जांपल की बात करूं तो भाई मान लो तुम किसी पॉन्ड के बगल में खड़े हो, ठीक है, कोई पॉन्ड है, तालाब है, तुम बगल में खड़े हो, तुमने क्या किया, एक पत्थर उठाया और पॉन्ड में दे मारा। पॉन्ड के बीचों बीच पत्थर गया और बचपना है, ठीक है, कागज की तुमने एक नाव बनाई, कश्ती बनाई और साइड में जहां पे तुम खड़े हो वहां पे पानी पे उतार दिया। अब जैसे ही पत्थर वहां पे पड़ेगा पॉन्ड के बीचों बीच, क्या होगा, रिपल्स क्रिएट होंगे, वेव्स क्रिएट होंगे। और जब वो वेव तुम्हारे कागज के नाव के पास, बोट के पास, कश्ती के पास आएंगे तो तुम्हारी नाव क्या होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगी, राइट। अब मैं पूछूं भाई नाव ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है तो नाव के पास एनर्जी कहां से आई? तो एनर्जी तो तुमने दिया था ना, तुमने पत्थर फेंक के मारा था, तुमने वर्क डन किया था, तो एनर्जी जो तुमने दिया वो कहां पे जनरेट हुई थी? वो पानी के बीचों बीच तुमने मारा था। और वो रिपल्स वेव्स जब नाव के पास आए तब नाव ऑसिलेट करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी तालाब के बीचों बीच से ट्रांसफर हुई कहां तक, किनारे तक जहां पे तुम्हारी नाव थी। ठीक है, तो वेव्स क्या करता है, वेव्स में होता क्या है भाई साहब, एनर्जी का ट्रांसफर। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं, अपने ही जगह पे ऑसिलेट जरूर कर सकते हैं। ठीक, तो अब वेव्स को हम लोग क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत है कि नहीं है इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इसके बेसिस पे दो तरह की वेव्स होती है हमारे पास, एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वैसी वेव्स को बोलेंगे जिसमें जिसमें कि मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम के वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव हुआ, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हुआ, तो साउंड वेव के लिए एयर की जरूरत है। अगर मान लो ये रूम है, इसको मैं पूरा का पूरा वैक्यूम बना दूं, ठीक है, सारी की सारी हवा निकाल दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं, उसके बाद नो मैटर मैं कितनी जोर से चिल्लाता हूं, मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊं, बाहर आवाज नहीं जाएगी। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, इसीलिए ये मैकेनिकल वेव है। सिमिलरली स्ट्रिंग पे कोई वेव है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे यही फिगर देख लो, हमने एक रस्सी लिया, एक सिरा किसी दीवार में, वॉल में बांध दिया, दूसरा सिरा हमने क्या किया, हल्का सा जर्क दिया। ठीक है, जैसे ही हम जर्क देते हैं एक पल्स क्रिएट होती है, तो दो तीन बार जर्क दो तो दो तीन पल्स क्रिएट होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग। इसको भी रस्सी की जरूरत है, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ भैया, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल हुआ। फिर नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको कोई जरूरत नहीं होती है मीडियम की, बिना मीडियम के भी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि आपका लाइट वेव है, सूरज से, सन से अर्थ तक लाइट वेव आ रही है, बीच में बहुत वैक्यूम है,
राइट, उसके बावजूद आ रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इस लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इसके बेसिस पे फिर से दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है सर? ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे कि आपका वेव्स ऑन स्ट्रिंग हुआ, इसमें अगर मैं बात करूं तो भाई पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यानी कि रस्सी के जो पार्टिकल हैं वो वहीं पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे और वेव्स आगे बढ़ेगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव करेगी, और रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पे मीडियम क्या है भैया, रोप है, वो ऊपर नीचे मतलब कि वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ऑसिलेट करेंगे। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं, यानी कि साउंड वेव फॉर एग्जांपल। साउंड वेव की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं जब भी मैं बोल रहा हूं तो क्या कर रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं एयर पार्टिकल्स जो मेरे मुंह के आसपास है, मेरे माउथ, मुंह के नजदीक एयर पार्टिकल्स जो भी हैं, उस एयर पार्टिकल्स को मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्प्रेस कर रहा हूं या इलोंगेट कर रहा हूं। बेसिकली मैं जिस तरह से बोल रहा हूं प्रेशर डिफरेंस मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो कोई एक पार्टिकल है, एयर पार्टिकल, ठीक है, उसको मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास मुंह के पास एयर है उसको मैंने कॉम्प्रेस किया, तो भाई वो नेक्स्ट एयर पार्टिकल्स या रीजन ऑफ एयर पार्टिकल्स को कॉम्प्रेस करेगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे साउंड वेव अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रही है या ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यानी कि एयर पार्टिकल्स भी एक्स एक्सिस के ही लॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब किसी भी पल्स का इक्वेशन अगर मुझे जानना है तो दैट मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी या फिर t प्लस माइनस एक्स बाई वी। किसी भी पल्स, एक नॉर्मल पल्स की बात करें, किसी नॉर्मल वेव की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जितने भी वेव्स मैंने लिखे हैं या जो नहीं भी लिखे हैं, बहुत सारे वेव्स नहीं लिखे हैं, जैसे सरफेस वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, बहुत तरह के वेव्स होते हैं। तो चाहे किसी भी तरह का वेव हो, सबका इक्वेशन दैट मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी या फिर t प्लस माइनस एक्स बाई वी। अब क्या है कि हमारे सिलेबस में हम लोगों को सारे तरह की वेव्स नहीं पढ़नी है, दो तीन तरह की ही वेव्स पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि एक है ट्रैवलिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग। तो अब भाई ट्रैवलिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग की अगर बात करें तो जो इक्वेशन हमारा डिराइव होता है वो सब का सब डिराइव होता है फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी से ही। तो अगर मैं ट्रैवलिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात करूं तो भाई जो इक्वेशन आता है वो आता है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस या के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। के क्या है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा। के को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, के है हमारा वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड पता है आप लोगों को, राइट, तो इसको 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी बोला जा सकता है। अब अगर यहां पे ये चीज ध्यान रखो कि के एक्स माइनस ओमेगा टी दिखेगा, इसका मतलब है कि भाई जो वेव है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। अगर यहां पे के एक्स प्लस ओमेगा टी दिख जाए, प्लस का साइन यहां पे दिख जाए, इसका मतलब है कि वेव्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फाई क्या है भाई, फाई लास्ट जब हम लोगों ने एसएचएम का देखा था माइंड मैप, उसमें भी बात किया था, फाई है फेज कांस्टेंट। फाई डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन पे। फाई किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन पे। तो दे रखा होगा कि इनिशियली वेव मतलब टाइम जीरो पे y कोऑर्डिनेट वगैरह क्या है या वेलोसिटी वेव की क्या है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फाई की डिफरेंट वैल्यूज पे ये इक्वेशन बदल सकती है। ये है जनरल इक्वेशन, राइट, ये है जनरल इक्वेशन, हर जगह वैलिड है बशर्ते, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि फाई की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिए। तो फाई की वैल्यू 0 हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है, या कुछ इसके बीच की भी हो सकती है, राइट, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो फाई 0 है तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर फाई 90 डिग्री है तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर फाई मान लो 180 डिग्री है
तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बनेगा। इसीलिए जनरली आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग इक्वेशन मिलती है हमें किसकी, ट्रैवलिंग वेव की। कहीं पे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दिखेगा, कहीं पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिखेगा, कहीं पे ए साइन के बदले ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी दिखेगा। तो भाई ये जो अलग अलग इक्वेशन बन रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त, ये डिपेंड कर रहा है फाई की वैल्यू पे, ठीक है। तो भाई के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब बस ये है कि भाई फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, अलग अलग है। बस हमें यह समझना है कि अगर के एक्स और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन हुआ तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव कर रही है, और अगर इसके बीच में प्लस साइन हुआ इसका मतलब है निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव कर रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेव की इक्वेशन, इसका क्या मतलब है सर? वेव की इक्वेशन आप बोल रहे हो कि y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, वेव की इक्वेशन। चलो ठीक है, इक्वेशन है, मतलब क्या है इसका, क्या बता रहा है ये? तो y क्या है यहाँ पे? y है किस चीज का? y है y कोऑर्डिनेट। किस चीज का है y कोऑर्डिनेट भाई? कौन सा चीज y एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग पे वेव तो मूव कर रहा है प्लस एक्स या माइनस एक्स की तरफ, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस साइन है इसका मतलब वेव किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ वेव मूव कर रहा है। वेव तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल, ठीक, जो रस्सी का पार्टिकल है वो तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तभी तो वेव मूव कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलिएगा सर ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये हमारी वेव थी, ठीक। थोड़ा देर बाद अगर मैं इस वेव को देखूं तो थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ी आगे बढ़ के कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। थोड़ा देर बाद और देखूं तो कुछ और आगे बढ़ा मान लो, ठीक है। तो मैं यहां पे बोलूं कि भाई साहब अब मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, मान लो इस पार्टिकल की बात की। तो देखो यहां पे कि जो रस्सी का पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम था किसी टाइम पे, थोड़ा देर बाद वो नीचे आ गया, फिर थोड़ा देर बाद और नीचे आ गया। मतलब रस्सी का पार्टिकल जो है वो किधर मूव कर रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। वेव किधर मूव कर रही है? वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो y जो हमने लिखा y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो y क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मान लो बात की जाए यहां पे वेलोसिटी की, कि भाई पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। तो वेलोसिटी कोई पूछेगा तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे? तो अगर हमारे पास y कोऑर्डिनेट है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे बस एक बात याद रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है। क्या क्या वेरिएबल है? x एक हमारा वेरिएबल है और दूसरा टाइम भी मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो वेलोसिटी dy बाई dt होती है। dy बाई dt के बदले यहां पे डो y बाई डो टी लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है x और t, हमको बस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा cos के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है पार्टिकल की? ए ओमेगा। अब मान लो कोई पूछे सर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताइए, तो भाई इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। तो भाई इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव को वाई लिखा जा सकता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हो। अब जैसे ही ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओहो हो, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में, मतलब ये तो एसएचएम का इक्वेशन हो गया ना। तो यहीं से समझ में आया कि भाई पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग एसएचएम अलोंग वाई एक्सिस के लॉन्ग, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एसएचएम कर रहे हैं, वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी सर, वेव्स ऑन स्ट्रिंग में वेव्स की वेलोसिटी क्या होगी,
तो वेव्स की वेलोसिटी होगी अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है? टेंशन, जो भी स्ट्रिंग में टेंशन है वो है टी, और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो जब भी वेलोसिटी की बात हो तो थोड़ा सा सचेत रहना है, थोड़ा सा आप लोगों को अटेंटिव रहना है। वेव में वेलोसिटी की जब भी बात हो तो थोड़ा अटेंटिव रहना है, ये समझना है कि भाई पार्टिकल वेलोसिटी की बात की गई है या फिर वेव वेलोसिटी की बात की गई है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात की जाएगी तो भाई ये जो वेव का इक्वेशन है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में मेरे दोस्त? टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर वेव वेलोसिटी की बात की जाए तो अंडर रूट टी बाई म्यू, या तो एक ये तरीका है, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे रखा है तो वेव वेलोसिटी हम लोग फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ किसी भी वेव का, नॉट ओनली फॉर द वेव ऑन स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हर वेव की वेलोसिटी होती है, ये जनरल है। वेलोसिटी किसी भी वेव की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। लेकिन अगर स्पेशली वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा अगर टेंशन और म्यू पता है तो अंडर रूट टी बाई म्यू से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है माइनस स्लोप टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव। अब यहां से क्या आता है? यहां से ये समझ में आता है कि भाई कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या वेव लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। फॉर एग्जांपल मान लो दे रखा है कि यहां पे एक वेव्स ऑन स्ट्रिंग, अब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल दिखा रहा है कि भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, और पूछ रहा है कि वेव लेफ्ट जा रही है कि राइट जा रही है। ठीक है, यहां पे दे रखा है पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ठीक, और पूछ रहा है कि ये जो वेव है ये लेफ्ट को ट्रेवल कर रही है या राइट को ट्रेवल कर रही है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे समझ में आएगा? तो देखो सिंपल सी बात है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल जा रहा है ऊपर मतलब पार्टिकल वेलोसिटी है पॉजिटिव, और माइनस स्लोप, स्लोप यहां पे देखो स्लोप अगर ड्रॉ करोगे तो निगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, और इधर भी प्लस है, मतलब ये VW जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ये वेव राइट की तरफ मूव कर रही है। सिंपल सी बात है। अगर वेव की वेलोसिटी निगेटिव आती है इस फॉर्मूला से, इसका मतलब है वेव लेफ्ट को मूव कर रही है। ठीक, आगे बढ़े, एनर्जी की बात करें तो अगर वेव है भाई साहब, वेव का काम ही है, वेव का डिफाइन ही हम लोगों ने किया है कि भाई पीरियोडिक डिस्टरबेंस जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो सर किस किस तरह की एनर्जी होती है? तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग खिंचता है, टेंशन में होता है, तब जाके वेव क्रिएट होती है। तो दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ओवर वन वेवलेंथ, के लैम्डा का यहां पे मतलब है काइनेटिक एनर्जी ओवर वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। डेराइव करना इसको बहुत आसान है, वैसे आपसे कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर डेराइव करना हो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी आप लोगों को पता है, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए एक वेवलेंथ में। ठीक, तो आ जाएगा 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ओमेगा पता है आप लोगों को 2 पाई फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड और लैम्डा है वेवलेंथ। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी जो एक वेवलेंथ में होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है काइनेटिक एनर्जी की, एग्जैक्टली सेम होती है काइनेटिक एनर्जी के, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम होता है। और टोटल एनर्जी अगर चाहिए तो काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है मेरे पास, और मुझे चाहिए टोटल एनर्जी, तो इन दोनों को कर दो ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, तो हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। पावर पूछे तो भाई एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक वेवलेंथ की बात की गई है, राइट, वन फुल वेवलेंथ की बात की गई है यहाँ पे एनर्जी में, तो भाई यहाँ पे टाइम क्या होगा? एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ई लैम्डा डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कर दो, तो लैम्डा बाई टी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, और पावर आ जाएगा हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी कोई पूछ दे, कोई इंटेंसिटी पूछ दे तो भाई इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसी को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो म्यू डिवाइडेड बाय एरिया, मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक चीज जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि भाई इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू
एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, अब मान लो कि एक वेव है हमारे पास, वेव्स ऑन स्ट्रिंग है। अब ये वेव किसी सपोर्ट वगैरह में जाती है या दीवार से कुछ फिक्स है वहां पे जाती है, तो भाई किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा ये समझना है। तो भाई इसमें हमारे पास तीन केसेस हैं कि अगर अगर वेव किसी फिक्स्ड सपोर्ट में जाके टकराती है और वहां से वापस लौटती है, ठीक है, तो भाई ये जो वेव होगी ये इन्वर्ट हो जाएगी, 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन किस तरह से चेंज होगा, मान लो इसका इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये जो इनकमिंग वेव है इसकी इक्वेशन है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो भाई यहां से जो वेव जा रही है उसका इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा उसका इक्वेशन? तो पहली बात तो 180 डिग्री से चेंज हो गया है, फेस चेंज हो गया, उलट गई है, और दूसरी बात डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। तो अगर इसका इक्वेशन था ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो सबसे पहली बात तो के एक्स माइनस के बदले के एक्स प्लस होगा, क्योंकि अब ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, और इक्वेशन आ जाएगा ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। फेस चेंज 180 डिग्री का भी आप लोगों को कंसिडर करना होगा। दूसरा, मान लो हमारे पास लूज सपोर्ट है, यानी कि ये सपोर्ट उठ सकता है, ये उठ सकता है, जब वेव यहां पे आएगी तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा फिर वापस नीचे गिरेगा, उस केस में क्या होगा, फेस चेंज नहीं आएगा, कोई फेस चेंज नहीं आएगा, फेस चेंज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिख भी सकते हैं नो फेस चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो दो स्ट्रिंग हो हमारे पास, तो अब मान लीजिए कि हमारे पास दो स्ट्रिंग हो, एक रेयरर हो और एक दूसरा डेंसर स्ट्रिंग हो। एक रेयरर स्ट्रिंग हो, दूसरा कैसा हो भाई साहब, डेंसर स्ट्रिंग हो। अगर वेव रेयरर स्ट्रिंग से डेंसर स्ट्रिंग की तरफ जा रही हो और वहां से वहां पे रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो पहला बात तो ये वाला केस होगा, क्योंकि ये डेंसर स्ट्रिंग को उठा नहीं सकता है, तो ये वाला केस होगा, राइट। तो ये जो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो इन्वर्टेड वापस आएगी, और कुछ वेव यानी कि कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसमिट भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली वेव है क्या, एनर्जी है। तो कहने का मतलब है कि मान लो इंसिडेंट एनर्जी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो अब जब ये बाउंड्री पे पहुंचेगा तो कुछ एनर्जी वापस लौट जाएगी, कुछ वेव रिफ्लेक्ट बैक होगा, और कुछ वेव उसके अंदर चली जाएगी, यानी कि ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ट्रांसमिट होने वाली वेव में कोई असर नहीं पड़ेगा, फेस चेंज नहीं होगा, जो रिफ्लेक्ट बैक होगी उसका फेस चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से। दूसरा केस, मान लो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ, तो बाउंड्री पे फिर से क्या होगा, कुछ वेव वापस आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगा, कुछ वेव इस रेयरर मीडियम में आगे बढ़ जाएगी। तो ट्रांसमिटेड वेव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस केस में जो रिफ्लेक्टेड होगा उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा वाला केस हो गया। अब ये तो डेंसर है, भारी था भाई, ये हल्का वाला था, तो ये उसको उठा सकता है ना, जब वेव पहुंचेगी तो उठा सकता है, मतलब ये लूज सपोर्ट वाला केस हो गया, तो इस केस में तो कोई फेस चेंज नहीं हुआ। तो याद रखना कि इस केस में डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो चाहे रिफ्लेक्टेड हो या ट्रांसमिटेड हो, दोनों में कोई फेस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टेड वाले में फेस चेंज होगा 180 डिग्री, और ट्रांसमिटेड वाले में कोई फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक बात हुई हमारी वेव्स ऑन स्ट्रिंग की। थोड़ा देर के लिए मैं यहां से हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें, टाइम मिल जाए आप लोगों को थोड़ा सा एक बार में सारी चीजों को देखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं साउंड वेव की। तो साउंड वेव किस तरह से आगे बढ़ता है, साउंड वेव किस तरह से आगे बढ़ती है? तो साउंड वेव आगे बढ़ती है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से। कॉम्प्रेशन क्या है सर? जैसे कि मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के पास जो भाई एयर मॉलिक्यूल है उनको मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूं, यानी कि उनका प्रेशर वैरी कर रहा हूं। तो भाई कॉम्प्रेशन मतलब जहां पे प्रेशर बढ़ जाए, कॉम्प्रेस हो जाए मॉलिक्यूल्स, वो हुआ कॉम्प्रेशन, और जहां पे इलोंगेट हो, ठीक है, यानी कि प्रेशर घट जाए, वो हुआ रेयरफैक्शन। तो कोई भी साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करती है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से। अब इसमें दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो प्रेशर के टर्म में कर सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है साउंड वेव, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही प्रोपेगेट कर रहे हैं, सॉरी वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट।
भाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर बात करें इक्वेशन की, तो S इज इक्वल टू एस मैक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्रेशर के टर्म में अगर बात करें तो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों 90 डिग्री से आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इसको अगर तुम लोग को जरूरी नहीं कि तुम लोग डिस्प्लेसमेंट को कॉस में लिखो, डिस्प्लेसमेंट को साइन में भी लिखा जा सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट इसमें बताया कि भाई ये सब फाई की वैल्यू से डिसाइड होता है। ठीक, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को साइन में लिख रहा हूं तो प्रेशर के टर्म में कॉस में लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, तुम चाहे जिसको जिसमें लिखो, दैट डजंट मैटर। ठीक, लेकिन अगर किसी एक को साइन में लिखे हो तो अगले को कॉस में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर डिफरेंस के बीच हमेशा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मान लो कि हमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह के टर्म में क्वेश्चन में दे रखा है और मुझे प्रेशर के टर्म में चाहिए। ठीक, तो डेल्टा पी और एस में क्या रिलेशन है, तो ये तो के एक्स वगैरह तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये सब सेम है, बस बचा एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स और डेल्टा पी मैक्स। तो ये रिलेशन याद रखना भाई, डेल्टा पी मैक्स किसके बराबर होता है, बी के एस मैक्स के। बी क्या है, बल्क मॉडुलस है, के क्या है भाई, 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर है, और एस मैक्स वगैरह तो आपको पता ही है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। चलिए, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब साउंड वेव की वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो सॉलिड में अगर साउंड वेव की वेलोसिटी की बात की जाए तो होगा अंडर रूट यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। इनफैक्ट किसी भी वेलोसिटी की बात की जाए तो ये होता है रूट अंडर सम इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय सम इनर्शियल प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय सम इनिशियल प्रॉपर्टी, ये वेलोसिटी ऑफ वेव होती है। तो साउंड वेव की बात की जाए सॉलिड में तो रूट अंडर यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी, और लिक्विड और गैस में बात की जाए तो रूट अंडर बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। अगेन मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, फिर से बोलना चाह रहा हूं कि ये जो भी सेशन चल रहा है, दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार बस इसको पढ़ के सब कुछ समझ जाएंगे, ये रेगुलर क्लास का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है। रेगुलर क्लास आपको ऐसा करनी है, दिस इज जस्ट ए माइंड मैप टू हेल्प यू रिमेंबर, रिकॉल ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी लिक्विड और गैस में होता है। तो भाई अगर मैं साउंड की बात करूं एयर में, ठीक, हवा में मतलब गैस में, तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी लेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहां पे क्या है कि दो चीजें हुई थी। सबसे पहले न्यूटन ने दिया अपना पोस्टुलेट दिया, ठीक है, क्या निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए। तो वहां से जो हमें आया रूट अंडर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी से, न्यूटन ने साउंड प्रोपेगेशन को माना था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो वैल्यू आई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करती थी। तो फिर लैप्लास ने अपना करेक्शन दिया, उन्होंने बताया कि भाई साउंड प्रोपेगेशन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो वहां से फिर यही रूट अंडर बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी से डिराइव किया गया एडियाबैटिक प्रोसेस मान के, तो वेलोसिटी आई अंडर रूट गामा पी बाई रो। ठीक है, ये गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, सीपी बाई सीवी है। देखो यहाँ पे जो वाई है ये है यंग्स मॉडुलस, फिर से यहाँ पे लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन के चांस बन रहे हैं। यहाँ पे ये वाई क्या है भाई, यंग्स मॉडुलस। ठीक, ये वाई यहाँ पे क्या, गामा क्या है यहाँ पे, ये है सीपी बाई सीवी। ठीक है, किसी भी गैस के लिए सीपी बाई सीवी आप लोगों को पता होगी, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो वो गामा हम लोगों को यहाँ पे लेना है, पी बाई रो, प्रेशर बाई डेंसिटी। इसी को पी को अगर हम एनआरटी बाई वी कर ले तो गामा आरटी बाई एम नॉट आ जाता है। एम नॉट है मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है याद रखना है कि इसको हमेशा हम लोगों को किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे डिग्री सी क्वेश्चन में दे दिया तो जल्दीबाजी में डिग्री सी पुट कर दिया, नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस बनता है कि यहाँ पे प्रेशर देख के जनरली ऐसा लगता है कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक, लेकिन ऐसा है नहीं, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ प्रेशर पे नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर इज चेंज्ड। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी जाकर के प्रेशर पे डिपेंड करेगी।
मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए, मैं आपको अगर कंफ्यूज करना नहीं चाहूं तो मैं बस यही बोलूंगा कि भाई टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती है सर? यहाँ पे तो प्रेशर लिखा हुआ है। फिर क्यों नहीं करती है प्रेशर पे डिपेंड? इसलिए नहीं करती है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो इससे लगता है देखने में कि वेलोसिटी बढ़ेगी, बट प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा कि डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी गैस की। तो बढ़ा तो तुम प्रेशर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बस प्रेशर का गेम चल रहा है, लेकिन डेंसिटी भी साथ साथ क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो P बाई रो हमेशा कांस्टेंट होता है अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर इज चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी P बाई रो चेंज होगा, वरना P बाई रो क्या होगा मेरे दोस्त? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो तुम प्रेशर बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ा लो, रो भी बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, और P बाई रो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन प्रेशर। ठीक, अब ह्यूमिडिटी का भी एक कंडीशन आता है कि ह्यूमिडिटी के साथ किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड वैरी करता है। तो याद रखिएगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो ये डेंसिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, और चूंकि डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हम लोग साउंड लेवल की बात करें तो भाई हम लोग डेसिबल में नापते हैं कि भाई 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, 40 डेसिबल। तो किस तरह से साउंड लेवल डेसिबल में आता है? अगर मान लो मुझे साउंड की इंटेंसिटी दे रखी है तो मैं किस तरह से डेसिबल में साउंड लेवल निकालूंगा? तो बीटा जो है वो है साउंड लेवल इन डेसिबल। तो ये होता है 10 log ऑफ आई बाई आई नॉट। यहाँ पे log टू द बेस 10 है, याद रखना, ये ln नहीं है, नेचुरल log नहीं है, ये log टू द बेस 10 है, इट इज नॉट नेचुरल log। ठीक, आई बाई आई नॉट, आई क्या है? साउंड की इंटेंसिटी, जिस भी इंटेंसिटी में मैं बोल रहा हूं उसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए। आई नॉट है रेफरेंस इंटेंसिटी, जिसकी की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर अगर हम लोग साउंड की इंटेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 12 ही रख देते हैं मान लो, ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। मतलब इससे नीचे इंटेंसिटी का अगर साउंड है तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, इससे नीचे का हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तो अगर आई को आई नॉट रख लिया जाए तो आई नॉट कट जाएगा, log 1 हो जाएगा 0 और आ जाएगा 0 डेसिबल। मतलब व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इन टर्म्स ऑफ डेसिबल अगर कोई पूछ दे तो आप बोल सकते हैं कि सर 0 डेसिबल। ठीक है, एक होता है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, मतलब वो इंटेंसिटी जिसके की ऊपर हम लोग नहीं सुन पाएंगे, कान में दर्द होने लगेगा। ठीक, तो वो होता है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे डेसिबल में बताओ भैया, तो इसको यहाँ पे 1 को यहाँ पे रख दो, आई के बदले रख दो 1, और आई नॉट तो पता ही है 10 टू द पावर माइनस 12, तो आ जाएगा 120 डेसिबल। ठीक है, तो किसी भी साउंड की इंटेंसिटी अगर दे रखी है, डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो बोल सकते हैं 10 log आई बाई आई नॉट। ठीक है, जो भी इंटेंसिटी यहां पे रख दो, आई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं डॉपलर इफेक्ट। कहीं पे भी अगर अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सोर्स से निकलती है और ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, तो ऑब्जर्वर को फील होता है कि कुछ और फ्रीक्वेंसी निकली है, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में निकलती है वो फील नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूं, ठीक, आंखें बंद है तुम्हारी, और मान लो एक ट्रेन आती है और गुजर जाती है। तो जब वो ट्रेन आ रही थी पास में, तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई ट्रेन आ रही है कि जा रही है, तो तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि अभी ट्रेन आ रही है। और जैसे ही ट्रेन तुमको क्रॉस करके जाती है, तुम्हारी आंखें भले बंद है, तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम बता सकते हो कि ट्रेन जा रही है। सर अब कैसे भाई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने वो जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है उसको पकड़ लिया, रीड कर लिया। तो जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स में रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ती है, समझ में आती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो क्वेश्चंस में जनरली पूछता है, दे रखा होता है कि भैया ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है इस स्पीड से वगैरह वगैरह, और आप बताइए कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी याद रखना, ये होता है v प्लस माइनस वी नॉट बाई वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। अब भाई f है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, vs है स्पीड ऑफ सोर्स,
V नॉट है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और F डैश है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है सर? तो बस करना कुछ नहीं है, ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड में है, सोर्स राइट हैंड साइड में है। अब कोई भी इसमें से, इन दोनों में से कोई भी अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो निगेटिव। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा कि भैया कोई कार है जिस जो कि साउंड ब्लो कर रहा है ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो 100 हर्ट्ज, ठीक है। वो कार जो है सोर्स है और ऑब्जर्वर राइट की तरफ है। तो देखो, ये डायग्राम हर कुछ को क्वेश्चन में चाहे जो डायग्राम दे रखे उसको तुमको इस डायग्राम में फिट करना है। मतलब क्वेश्चन से तुमको बस ये देखना है कि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है। क्वेश्चन से क्या देखना है? सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास जा रहा है या दूर जा रहा है। सिमिलरली ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है। तो क्वेश्चन में जो भी दे रखा उससे मान लो तुमने समझ लिया कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। पास का मतलब क्या है भाई? इस डायग्राम में देखो, पास जाने का क्या मतलब है? सोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब माइनस साइन। तो भाई वीएस के आगे लगा देना माइनस, ठीक। अगर मान लो सोर्स दूर जा रहा होता, तो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है मतलब राइट की तरफ, तो भाई प्लस, तो वीएस के आगे लगाओ प्लस। अगर क्वेश्चन से पता चले कि ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ठीक, मतलब राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ मतलब प्लस, तो V प्लस वीओ डिवाइडेड बाई V प्लस माइनस VS, जो भी लगेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से, वैसे जनरली इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, तो अलग अलग रटने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखो। बस ये समझ लेना है कि प्लस माइनस का क्या खेल है, ठीक है। हर क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो बस इस डायग्राम में फिट कर दो। इसको मैं बोलता हूं अपने टर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन का यही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी पे फिट करके हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तो दो वेव्स मिलती है, हर मिलन को, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोला जा सकता है। दो वेव सुपरपोज हुई, अच्छी बात है। इंटरफेरेंस तब बोलेंगे जब एक पर्टिकुलर तरीके से, पर्टिकुलर कंडीशन से मिले। क्या कंडीशन है सर? कि भैया दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से कुछ गलती है, ऑपोजिट नहीं, मस्ट मूव इन सेम डायरेक्शन। आई थिंक लिखते वक्त मैंने ही मिस्टेक की है। चलो अच्छा हुआ, ध्यान चला गया। तो दोनों वेव की सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम डायरेक्शन में दोनों वेव जा रही हो, और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करे, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेव क्या कर रही है भाई साहब? इंटरफेयर कर रही है। तो मान लो पहली वेव का इक्वेशन है A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरी का A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो दोनों में माइनस है, मतलब दोनों किधर जा रही है? माइनस का क्या मतलब? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेज डिफरेंस यहां पे 5 है। अब इंटरफेयर कर रही है, मिल रही है, तो मुझे क्या करना है? ऐड करना है दोनों को। कैसे ऐड करेंगे सर? दो साइन फंक्शन है, कैसे ऐड करेंगे? एसएचएम में भी कई बार पढ़ाया है, और बाकी आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो ये चीज पढ़ा होगा कि दो साइन फंक्शन को अगर आपको ऐड करना है तो इसको वेक्टोरियली ऐड कीजिए। पहले वाले को मान लो कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक वेक्टर है, एम्पलीट्यूड है A1, और ये किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा वेक्टर है, एम्पलीट्यूड है A2, किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से फाई एंगल, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या था? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस 5, ठीक है। तो यहां से प्लस 5 एक और वेक्टर ड्रॉ करो। अब मुझे क्या चाहिए? दोनों को जोड़ना है, मतलब ये पिंक वाले को और ये येलो वाले को क्या करना है भाई साहब? ऐड करना है। तो दो वेक्टर को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 cos 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि सर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन आती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाना, बढ़ जाना, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाना, घट जाना, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड यहाँ पे कब बढ़ेगा, जब cos फाई की वैल्यू होगी +1, मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना। तो cos फाई की वैल्यू 1 कहां पे आएगी, फाई की वैल्यू जब होगी 0 या फिर 2 पाई होगा, मतलब 2n पाई लिखा जा सकता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इन सब चीजों पे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई क्या होना चाहिए, -1। ये कहां पे होगा, फाई की वैल्यू पाई 180 डिग्री पे होगी, cos 180 डिग्री -1 होता है, राइट। तो फाई की वैल्यू हो जाए 180 डिग्री, या फिर 180 + 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है तो हर 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आएगी, राइट। तो यहाँ पे 2n + 1 पाई है, जहां पे n 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब चीजों पे आएगी, ठीक है। तो ये तो हुई फेज डिफरेंस के टर्म में बात। अब अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में बात कर लें, ठीक है, तो भाई पाथ डिफरेंस के टर्म में n लैम्डा होना चाहिए क्या, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए n + ½ लैम्डा। सर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या फर्क है, क्या मतलब है दोनों का, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर तुम वेव की बात कर रहे हो, साइन फंक्शन की बात कर रहे हो, आओ इधर दिखा देते हैं, समझ जाओ थोड़ा सा। मान लो ये हमारे पास ये वेव, फेज डिफरेंस का मतलब है एंगल, दैट्स इट। ये साइन फंक्शन है ना, तो फेज डिफरेंस का मतलब है एंगल। ये क्या है, पाई है, 2 पाई है, ये पाई/2 90 डिग्री है, और पाथ डिफरेंस का मतलब हुआ लेंथ, ठीक है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है सर, तो यहां पे देखिए भाई, फेज डिफरेंस है 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल बात समझो यहां पे, कि मान लो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, ठीक। तो कोई पूछे भाई पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, मतलब पाई है, तो पाई पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, λ/2। अच्छा सर λ/2 होगा, क्या मतलब है इसका, तो मतलब है कि देखो 180 डिग्री मतलब यहां से यहां, तो अब तुम यहां से यहां चलोगे, तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, डिस्टेंस के टर्म में कितना चले, ये कितना वेवलेंथ है भाई, ये पूरा एक वेवलेंथ है, और यहां से यहां तक कितना है λ/2, तो यही तो बताया जा रहा है ना भाई, ठीक है। तो याद रखना फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस क्या है 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। फेज का क्या मतलब है एंगल, पाथ का क्या मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। दो तरीके से, या तो लैम्डा के टर्म में तुम इस साइन फंक्शन को मेजर कर सकते हो, या फिर एंगल के टर्म में करो, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, लाइक दिस, ठीक। तो वही है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस के टर्म में और पाथ डिफरेंस दोनों के टर्म में ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देर के लिए मैं यहां से हट जाता हूं ताकि आप इस पेज को भी नोट कर सकें। अब अगर इसी चीज को हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में बात करें, ठीक है, तो भाई मान लो हमारे पास दो साउंड वेव है, एक साउंड वेव I1 इंटेंसिटी की, दूसरी साउंड वेव I2 इंटेंसिटी की, दोनों मिलती है, इंटरफेयर करती है किसी पॉइंट P पे, ठीक। तो भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो हमने देख लिया दो वेव का क्या होगा इंटरफेरेंस में, √A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन था, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, पहले स्लाइड में मैंने बताया भी था और इसको स्पेशली नोट भी किया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग यहां पे करेंगे, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर कर दो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos फाई, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, जब cos फाई 1 हो तो ये होगा √I1 + √I2 होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है जब cos फाई -1 हो, मतलब √I1 - √I2 होल स्क्वायर। कभी कभी ये होता है कि भाई ये जो दोनों साउंड वेव है इसकी इंटेंसिटी बराबर है, I1 और I2 बराबर है, I0 मान लेते हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसी फॉर्मूला में I1 I2 दोनों को I0 रख करके अगर सॉल्व करोगे आगे, तो आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये भी याद रखना, 4I0 cos स्क्वायर φ/2। तो इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, अगर I1 I2 बराबर हो तो मैक्सिमम क्या बनेगा 4I0 बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। तो ये साउंड वेव के लिए है, क्योंकि जनरली साउंड वेव में बात की जाएगी तो इंटेंसिटी के टर्म में बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे और भी बता दूं कि जब आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव होगा, लाइट वेव में भी इंटेंसिटी के टर्म में बात की जाएगी, वहां भी इंटरफेरेंस होगा, किसका भैया लाइट वेव का, तो वहां भी एग्जैक्टली सारी चीजें
रहेंगी एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की। तो भाई स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो वेव मिले, कैसे मिले? सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम एम्पलीट्यूड भी हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। यानी कि एक का इक्वेशन अगर हो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो दूसरे का इक्वेशन हो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो भाई रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगा इस स्टैंडिंग वेव का? 2a sin kx cos ओमेगा टी। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या आएगी? 2a sin kx cos ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ये डिपेंड करता है कि भाई जो दोनों वेव मिली उसका क्या इक्वेशन था। हमने बोला कि अगर इक्वेशन हो a sin kx माइनस ओमेगा टी और a sin kx प्लस ओमेगा टी, तब ये आएगा। मान लो इक्वेशन होता a cos kx माइनस ओमेगा टी, a cos kx प्लस ओमेगा टी, तब इसका इक्वेशन 2a cos kx sin ओमेगा टी भी हो सकता था या 2a cos kx cos ओमेगा टी भी हो सकता था। तो स्टैंडिंग वे में आपको हर तरह के इक्वेशन देखने को मिल सकते हैं भाई, पहले बता दे रहा हूं। 2a sin kx cos ओमेगा टी, 2a cos kx sin ओमेगा टी, 2a sin kx sin ओमेगा टी, 2a cos kx cos ओमेगा टी, सब वैलिड है। ठीक है, अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में मान लो किसी टाइम पे cos ओमेगा टी हो 0, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू मान लो 90 हो। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो तो cos ओमेगा टी हो गया 0, मतलब y कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक, मतलब कि उस टाइम पे क्या हो रहा है भाई साहब, उस टाइम पे हर पार्टिकल का सेम y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू जो भी हो, पार्टिकल जो भी ले लो तुम, चाहे तुम ये वाला पार्टिकल ले लो या ये पार्टिकल ले लो या ये पार्टिकल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हर पार्टिकल का जब cos ओमेगा टी ही 0 है तो x कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी इंटू 0 तो 0 ही होगा ना। मतलब सारा का सारा पार्टिकल एक साथ अपने कहां पे है? मीन पोजीशन पे है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक, अब मान लो जहां पे cos ओमेगा टी की वैल्यू हो +1, तो भाई y की वैल्यू क्या होगी? 2a sin kx। मतलब अलग अलग पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे, 2a sin kx क्या है? एम्पलीट्यूड है, तो अलग अलग पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे होगा उसी टाइम पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारे का सारा पार्टिकल स्टैंडिंग वेव में एक साथ एम्पलीट्यूड पे होता है और एक साथ मीन पोजीशन पे होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ ऐसे जाएगा, ये है, तो एक साथ सब ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, फिर एक साथ सब 0 पे आएगा, फिर इधर साइड, ठीक है, अपने एम्पलीट्यूड पे, फिर 0 पे, फिर इधर साइड, फिर 0 पे, कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक काम करो, मान लो साइन के एक्स की वैल्यू 0 हो, मतलब के एक्स की वैल्यू 0 हो, एक्स 0 की बात हो रही है, या फिर के एक्स की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक, तो भी साइन के एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो अगर साइन के एक्स की वैल्यू 0 हो तो टाइम कुछ भी हो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो हमेशा रेस्ट में हैं। वैसे पार्टिकल को क्या बोलते हैं भाई साहब? ये जो पिंक से मैंने डिनोट किया है उसको बोलते हैं नोड, हमेशा रेस्ट में है। तो अब अगर ये रेस्ट में है तो सर एनर्जी तो यहां से इधर जाएगी ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल जब ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेगा? तो इस केस में क्या होता है स्टैंडिंग वेव के केस में कि एनर्जी कन्फाइंड रहती है किसी लोकेशन पे, मतलब एक लोकेशन के अंदर ही कन्फाइंड रहेगी, बहुत ज्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। तो भाई वेव का डेफिनेशन तो सर आपने बोला था कि ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हाइल मैटर इज नॉट। सर आपने ये बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो सर यहां तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या ये वेव है? नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि स्टैंडिंग वेव वेव नहीं है। स्टैंडिंग वेव इज नॉट ए वेव, इट्स जस्ट ए मिसनोमर। बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, जरूर बोलते हैं, बट ये वेव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कन्फाइंड रहती है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नोड बोलते हैं, वो कभी भी मूव ऑसिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती, एक ही रीजन में होती है, इसीलिए ये वेव नहीं है। ठीक है, इसमें सारे पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? एक साथ सब अपने मीन पोजीशन पे रहेंगे और एक साथ एक्सट्रीम। ठीक है, फिर मीन फिर एक्सट्रीम। ठीक है, एक साथ सब रहते हैं, फेज डिफरेंस नहीं होता है। जबकि नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव की बात की जाए, जो कि इससे पहले हम लोग देख रहे थे, नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव, उसमें क्या होता था? उसमें
अलग अलग पार्टिकल, एडजेसेंट पार्टिकल्स की बात की जाए तो सब में फेज डिफरेंस रहता है, ठीक है, सब में फेज डिफरेंस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर बात करूं तो भाई यहाँ पे इसका फेज क्या है, मैक्सिमम है, ठीक, इसके बगल वाले का फेज कुछ और होगा, यहाँ पर फेज जीरो हो गया, ठीक है। तो एडजेसेंट पार्टिकल्स का फेज अलग अलग है, बट स्टैंडिंग वेव में क्या है, सब एक साथ अपने एम्पलीट्यूड पे है, सब एक साथ जीरो पे, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैंडिंग वेव में और किसमें, नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव में। अब आगे बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो देखो, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, दोनों में एक जैसा स्टैंडिंग वेव क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग है, यहां पे क्या है, साउंड वेव है, दोनों में स्टैंडिंग वेव आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की बात करूं तो जो दोनों फिक्स्ड एंड हैं वो तो ऑसिलेट करेंगे नहीं, मूव करेंगे नहीं, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, नोड की तरह। तो ये दोनों नोड, अब इन दोनों नोड के बीच में आप एक लूप में स्टैंडिंग वेव बना लो, या दो में बना लो, या तीन लूप में बना लो, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप की मैं बात करूं प्रेशर के टर्म में, तो भाई जो ओपन एंड होता है वो प्रेशर का नोड होता है, याद रखिएगा, ओपन एंड जो होता है वो प्रेशर का नोड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पे कौन सी वेव में बन रही है भाई साहब, ऑर्गन पाइप क्या होता है, माउथ ऑर्गन आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एयर ब्लो करते हैं और उसमें से आवाज आती है, ठीक है। तो वही हमारे पास ऑर्गन पाइप है, तो इसमें साउंड वेव है। साउंड वेव हम लोग किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और प्रेशर के टर्म में। तो अगर प्रेशर के टर्म की बात की जाए तो ओपन एंड होगा नोड। अगर इसी में डायग्राम कहीं पे डिस्प्लेस प्रेशर के बदले डिस्प्लेसमेंट में पूछता तो डायग्राम कैसा बनता, यहीं पे बता देता हूं, फिर इरेज कर दूंगा। कुछ ऐसा बनता डायग्राम, देखो ये भी हमारे पास एंटी नोड होता और ये भी एंटी नोड होता, ठीक है, ऐसा बनता व्हाइट से जो मैंने बनाया है। तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ओपन एंड क्या है, एंटी नोड है, क्योंकि ओपन है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक। प्रेशर में क्या होता है कि भाई प्रेशर है तो इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि खुला हुआ है तो भाई प्रेशर तो चेंज ही नहीं किया, तो प्रेशर का क्या हुआ, नोड हुआ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर के टर्म में दिखाया है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिखाते तो ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड रहता, ठीक। तो अब इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या आती है, NV/12, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, सेम फ्रीक्वेंसी होती है NV/12। एन कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। फंडामेंटल क्या होगा, N1 पुट करो, इसका होगा V/12। दो लूप में है 2V/12, तीन लूप में है 3V/12, ठीक है। और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की बात हो या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात हो, तो भाई जो फिक्स है वो नोड है, और ओपन एंड एंटी नोड, तो या तो एक लूप में ऐसे हो, या दो में हो, या तीन में हो। यहां पे देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप प्रेशर के टर्म में दिखाया गया है, तो भाई प्रेशर के टर्म में जो क्लोज्ड है वो एंटी नोड और जो ओपन है नोड, तो एक लूप, दो लूप, तीन लूप। यहां पे फ्रीक्वेंसी आती है n+12V/12, यहां पे n स्टार्ट होगा जीरो से, ठीक है, डिफरेंस याद रखना, NV/12, n+12V/12, यहां पे n स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, और इधर साइड में आपका n स्टार्ट होता है जीरो से। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, फिर चार लूप में होगा तो 7V/4L, ठीक है। अब एक चीज यहां पे समझना है, दो टर्म होता है, एक बोलते हैं हार्मोनिक, दूसरा बोलते हैं ओवरटोन। हार्मोनिक मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है वो है हार्मोनिक। ओवरटोन मतलब पोजीशन आफ्टर फंडामेंटल, फंडामेंटल के बाद कौन से पोजीशन पे है वो हुआ ओवरटोन, ठीक है। तो भाई यहां पे देखो, अगर मैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड या ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं तो इसकी फंडामेंटल क्या है, V/12। ये कितना टाइम्स है फंडामेंटल का, तो आप बोलिएगा दो टाइम्स, तो सेकंड हार्मोनिक। ये कितना टाइम्स है, थ्री टाइम्स, तो थर्ड हार्मोनिक। ये कौन सा पोजीशन है फंडामेंटल के बाद, फर्स्ट पोजीशन, राइट, तो फर्स्ट ओवरटोन, O मतलब ओवरटोन, H मतलब हार्मोनिक, ये हुआ सेकंड ओवरटोन, ठीक है। सिमिलरली कोई बोले कि सर चौथा ओवरटोन का क्या होगा यहाँ पे, तो चौथा ओवरटोन मतलब पांचवा हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन है सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन है थर्ड हार्मोनिक, तो चौथा ओवरटोन मतलब पांचवा हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो मतलब 5V/12। क्लियर। इस केस में थोड़ा अलग है, देखो फंडामेंटल है V/4L, नेक्स्ट 3V/4L, नेक्स्ट 5V/4L। तो भाई ये सेकंड वाला कितना हार्मोनिक है, ये इससे कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो
नेक्स्ट आया थर्ड हार्मोनिक, फिर ये आ गया फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि ये वाला 5 टाइम्स है। ये पहला पोजीशन है फर्स्ट ओवरटोन, दूसरा पोजीशन है सेकंड ओवरटोन। कोई इस केस में पूछ दे कि भाई फोर्थ ओवरटोन बताओ, तो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फोर्थ ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा? 4 दूनी 8 और एक 9th हार्मोनिक होगा। 1 इंटू 2 प्लस 1 तो 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो अगर कोई पूछे फोर्थ हार्मोनिक तो 4 इंटू 2 प्लस 1 9th हार्मोनिक। 9th हार्मोनिक मतलब 9 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, मतलब 9V/4L। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, एक ही जगह पे सब कुछ आ गया। अब बात करते हैं बीट्स की। बीट्स क्या है? म्यूजिक वगैरह हम लोग सुनते होंगे, एक लाउड नॉइज और एक फेंट नॉइज, ये बनाता है एक बीट। मान लो 1 सेकंड में तुमने 10 बार लाउड नॉइज सुना, 10 बार फेंट नॉइज सुना, तो भाई तुमने 10 बीट सुनी। लाउड फेंट, लाउड फेंट, लाउड फेंट, कितना? 3 बीट। ठीक है, एक लाउड एक फेंट हुआ 1 बीट। तो 1 सेकंड में तुमने जितना लाउड और जितना फेंट सुना उतना बीट तुमने सुना, वही है बीट फ्रीक्वेंसी। तो कब बीट कब बनती है? जब दो साउंड वेव मिलती है। कैसी दो साउंड वेव मिलती है? सेम एम्पलीट्यूड की और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दो साउंड वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब मिलती है तब बनता है बीट। दिस इज नथिंग बट इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव इन टाइम। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? मॉड ऑफ f1 माइनस f2। मान लो एक फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज की, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 516 हर्ट्ज की, दोनों मिलती है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? 4 होगा। ठीक है, 516 माइनस 512। मॉड इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, अब इसमें 2 टर्म आता है, वैक्सिंग और फाइलिंग। क्वेश्चंस वगैरह जब आप सॉल्व कीजिएगा तो किसी भी चीज को अगर वैक्स किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ये याद रखना है, और किसी भी चीज को अगर फाइल किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फाइलिंग मतलब इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वैक्सिंग मतलब डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए मैं साइड हो जाता हूं। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका फॉर्मूला वगैरह नहीं कवर किया गया हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटायर चैप्टर। फिर से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर योर रेगुलर क्लास। ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार तुम बस यही पढ़ो और एग्जाम में चले जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 घंटा में पहली बार में नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग, उसके लिए 7-8 घंटा 10 घंटा लगेगा इस चैप्टर में। ठीक है, पढ़ के आप लोग सॉल्व कर चुके हैं सब कुछ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, ताकि एग्जाम में आपके दिमाग में रहे सब कुछ, तुरंत फॉर्मूला वगैरह निकल के समझ में आ जाए। एक छोटा सा शॉर्टकट टाइप का कि आप भाई 1 घंटा के अंदर सारा का सारा चीजें कवर हो जाए, एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाए, इसके लिए ही ये बस है। इसको आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए मत ले लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। फिर आएंगे इसी तरह के और भी माइंड मैप सीरीज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।